तो हमने पहले देख लिया था कि क्या क्या चीज़ होते हैं एक राज्य के अंदर में। जैसे कि राज्य देखें तो एक अमूर्त संस्था होती है और सरकार जो है एक मूर्त संस्था होती है। अगर भारत के संविधान देखें, जैसे भारत संविधान ने बहुत सारे हमारे चीज़ें बना रखी हैं, जैसे कि संसद है ना, उसके अलावा सरकार है, व्यक्ति हैं। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, ठीक है। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश के भीतर रहने वाले हर एक व्यक्ति, चाहे उस देश में, जैसे कोई देश है, संविधान है तो कहीं ना कहीं लागू होगा। कहाँ लागू होगा? उस देश में लागू होगा। पॉलिटिकल भाषा की दुनिया में, पॉलिटिकल कहने राजनीति की दुनिया में देश को राज्य कहा जाता है, स्टेट। और वैसे आमतौर पर स्टेट मतलब होता है यूपी, बिहार, केरल, ये सारी चीज़ें। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में देश का मतलब होता है राज्य, यानी भारत राज्य। तो संविधान जो है किसी न किसी देश के ऊपर लागू होगा और किसी न किसी के द्वारा लागू होगा, यानी कोई ना कोई उसको लागू करवाएगी। तो लागू कौन करवाएगा? तो सरकार जो है लागू करवाएगी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत के संदर्भ में देखें तो। और किस पर लागू करेगी? तो वो व्यक्ति पर लागू करेगी, यानी उस देश के अंदर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नागरिक और एक होता है व्यक्ति। एक होता है नागरिक, एक होता है व्यक्ति। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो 18 साल के ऊपर हो चुका है, यानी उसको वोटिंग राइट मिल गया है, जो भारत की बाकायदे नागरिकता रखता है, यानी यहाँ पे वोट देने का उसको अधिकार है, यहाँ का सिटीज़न है, उसको बोला जाता है नागरिक। और नागरिक जो रहता है उसको वोटिंग राइट मुख्य रूप से दिए जाते हैं भारत के अंदर में। व्यक्ति मतलब होता है वे सारे लोग जो भारत के अंदर रहते हैं, वे सारे लोग जो भारत के अंदर रहते हैं वो सारे सारे व्यक्ति हैं। जैसे अगर 1 महीना का बच्चा है और 180 साल का बूढ़ा है तो सारे सारे भारत के व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी भारत के व्यक्ति में अगर कोई विदेश से भी बाहर आ गया है, भारत में आ गया है टूरिज़्म के लिए, घूमने टहलने के लिए, तो उसको भी भारत का क्या कहा जाएगा? व्यक्ति कहा जाएगा। यानी कि भारत की टेरिटरी के अंदर में, भारत की सीमा जहाँ जहाँ तक लगती है, समुद्री सीमा, जो द्वीप हैं, जो स्टेट्स हैं, जहाँ जहाँ तक भारत लगता है, उसके अंदर में निवास करने वाला कोई भी इंडिविजुअल हो, वो सारे के सारे व्यक्ति हैं। लेकिन हर व्यक्ति नागरिक नहीं होता है। जैसे विदेश से कोई आ गया भारत में तो वो भारत का नागरिक नहीं हो गया। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे व्यक्ति नागरिक नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे नागरिक व्यक्ति होते हैं। यानी कि व्यक्ति एक बड़ा गोला है तो नागरिक उसके अंदर छोटा गोला है। यानी व्यक्ति के पास कुछ राइट्स होते हैं और नागरिक के पास भी राइट्स होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। जैसे वोट देने का अधिकार होता है, विवाह करने का अधिकार जो है जब 21 साल के हो जाएंगे तब मिलेगा, लड़कियों को 18 साल के ऊपर हो जाने पे मिल जाता है। तो ऐसे एक उम्र निर्धारित कर दी गई है कि आप एक निश्चित उम्र से ऊपर हो गए हैं, किसी अपराध में संलिप्त नहीं हैं, या विधि के द्वारा, कानून के द्वारा आपको अयोग्य इस बात के लिए नहीं ठहराया गया है कि आप वोट नहीं दे सकते हैं, तो आप भारत के नागरिक हैं। यानी किसी भी देश के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति नागरिक नहीं होता है, लेकिन हर नागरिक व्यक्ति होता है। व्यक्ति में शामिल हो सकते हैं विदेशी लोग भी, और 18 साल से नीचे के लोग भी शामिल हो सकते हैं व्यक्ति में। कोई पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो वो भी भारत का व्यक्ति है, लेकिन वो नागरिक नहीं है, क्योंकि किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार किस प्रकार से दिया जा सकता है? उसको समझ नहीं है कि हमें किसका वोट करना है, तो जाहिर सी बात है उसके पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा। जब समझ ही नहीं है तो वोट किसको देना है, तो फालतू काहे वोट दिलवाएंगे उससे। यानी वो भारत का व्यक्ति तो है लेकिन नागरिक नहीं है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। यानी राज्य एक अमूर्त संस्था होती है। अमूर्त मतलब ये हुआ कि उसको देखा नहीं जा सकता। जैसे अगर ढूंढने जाओ भारत में कि भारत कहाँ है, तो भारत नहीं मिलेगा। भारत को ढूंढना है तो आपको भारत भूमि के ऊपर से ऊपर उड़ना पड़ेगा। ऊपर जाएंगे, फिर जितना भारत की टेरिटरी दिखाई दे रही है, द्वीप समूह दिखाई दे रहे हैं, और 200 नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्री वाला जो क्षेत्र है, वो सारा का सारा मिला करके भारत कहलाएगा। यानी यूपी भारत नहीं है, यूपी भारत का अंग है।
और कैसा अंग है? अविभाज्य अंग है, यानी यूपी किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं बन सकता, वो भारत का अविभाज्य अंग है। यानी कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, राज्य 4 चीज़ों से मिलकर के बनती है। उस राज्य की सीमा कहाँ तक लगती है, यानी कि क्षेत्र कितना है उसके पास, एरिया कितना है, अगर एरिया है तो उसके अंदर कौन सी जनसंख्या निवास कर रही है, यानी कि पॉपुलेशन क्या है, और फिर उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए एक सरकार होती है, और सरकार के पास संप्रभुता होती है, यानी कि सरकार जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है। तो सीमा यानी कुल मिला के एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और संप्रभुता मिल करके किसी एक देश का निर्माण करती हैं। उस देश के अंदर में जो पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए सरकार बनती है वो एक दूसरी संस्था होगी सरकार। सरकार एक मूर्त संस्था होती है, यानी कि इसको देखा जा सकता है। अमूर्त मतलब जिसको नहीं देखा जा सके, जैसे राज्य को नहीं देखा जा सकता है ना, लेकिन सरकार को देखा जा सकता है। सरकार बाकायदे चुनी जाती है और कैबिनेट का मीटिंग होता है, संसद में बैठती है, विधानसभा में बैठती है, तो सरकार को देखा जा सकता है। तो सरकार एक मूर्त संस्था हो गई, जबकि राज्य एक अमूर्त संस्था हो गई। तो संविधान में मुख्य रूप से 3 चीज़ पढ़ने को मिलता है। एक राज्य, यानी भारत क्या है, भारत कहाँ तक है, भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूटीज़ हैं, भारत की सीमा कहाँ तक है, कैसे हम किसी दूसरे क्षेत्र को भारत में मिला सकते हैं, क्या अपने देश को के किसी हिस्से को दूसरे को दे सकते हैं। तो ये सारी बात जो है राज्य के अंदर में आ जाएगी। सरकार में केंद्र सरकार का चुनाव कैसे होगा, राज्य सरकार का चुनाव कैसे होगा, स्थानीय सरकार का चुनाव कैसे होगा, और उनके कार्य किस प्रकार से निष्पादित किए जाएंगे, उनका जनता के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार हैं। और तीसरा व्यक्ति, व्यक्ति मतलब नागरिक एंड व्यक्ति सभी मिलकर के, व्यक्ति यानी पूरी 140 करोड़ की आबादी, उसके ऊपर किस प्रकार से इस संविधान का इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी ये संविधान अपने नागरिकों को, अपने व्यक्तियों को कुछ ना कुछ अधिकार प्रोवाइड करेंगे। तो अधिकार प्रोवाइड करेंगे और हर नागरिक को जो है अधिकार मिलते हैं, तो उससे वो अपने जीवन का उत्थान कर पाता है, अपना जीवन बेहतर बना पाता है। तो संविधान में मुख्यतः 3 चीज़ों को समाहित किया जाता है या किया गया है भारत में। एक राज्य, दूसरा सरकार और तीसरा व्यक्ति। तो ये था बेसिक बातें संविधान के बारे में। अब सरकार जो है किन चीज़ों से मिलकर के बनती है? सरकार मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है जो हमें इसमें पढ़ना है। पहला चीज़, अगर सरकार है तो जाहिर सी बात है विधि बनाएगी, नहीं तो काहे की सरकार, वो कानून बनाएगी, विधि बनाएगी। यानी कि विधि बनाएगी तो एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पर विधि बनाएगी, तो उसको बोलेंगे विधायिका। विधायिका मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर विधि लोग बैठ करके बनाते हैं। विधि कौन बनाता है? तो जो जनता का प्रतिनिधि होता है वो अपने जनता के लिए विधि बनाता है। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर बोल रहे हैं अंग्रेजी में। तो जैसे, और दूसरी अगर संस्था देखें तो विधायिका में जो लोग होते हैं वो पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से चुन करके जाते हैं। फॉर एग्जांपल संसद ले लें तो संसद के जो सांसद हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से चुन करके आते हैं। सारे लोग चुन करके आते हैं, लेकिन सरकार कौन बनाता है? सरकार मतलब कि कह लें प्रधानमंत्री जिस पार्टी बनता है, ये चीज़ जो वर्किंग सरकार है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं। तो सरकार विधायिका के अंदर में रहती है और कानून बनाती है। तो एक हम कह लें कार्यपालिका जिसको बोलते हैं, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका में वह व्यक्ति सम्मिलित होता है जो जिस पार्टी के सांसद ज़्यादा मात्रा में चुने गए हैं, ज़्यादा संख्या में चुने गए हैं, तो वो अपना एक सरकार बनाती है, सरकार गठन करती है। केंद्र के सब देखें तो उसका मुख्यतः जो कहने कार्यपालिकी या मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है, और वैसे अगर देखें संवैधानिक मुखिया देखें तो राष्ट्रपति को माना जाता है। तो वो विधि में जो कानून बनता है उसको एग्जीक्यूट करवाता है, मतलब जनता के बीच में लागू करवाता है। और यदि विधायिका के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया गया है जो कह लें कि व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि हमारे संविधान में व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं, अगर सरकार विधायिका के द्वारा कुछ ऐसे नियम कायदे बनाने लगे जो व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन करते हों,
तो जाहिर सी बात है वो संविधान सम्मत नहीं है, क्योंकि संविधान ने राइट प्रोवाइड किया है और विधायिका जो है राइट को छीनने को ही काम कर रही है। तो संविधान सम्मत नहीं, यानी संवैधानिकता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जिसको बोलते हैं, उसका उल्लंघन हुआ। तो एक संस्था होती न्यायपालिका, न्यायपालिका उस कानून को जो है खारिज कर सकती है, यानी जुडिशियरी। जुडिशियरी न्यायपालिका उस कानून को उस हद तक समाप्त कर सकती है जिस हद तक वह किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करती हो। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर के बना दी सरकार। अब चूंकि हमारा देश एक संघीय सरकार है, संघीय सरकार मतलब ये हुआ कि पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए एक गवर्नमेंट होती है जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं, और पूरा देश जो है वो विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है, तो हर राज्य की भी अपनी सरकार होती है। चूँकि भारत एक संघीय सरकार है, एक फेडरल स्टेट है, इसलिए यहाँ पर मुख्यतः दो प्रकार की शासन प्रणाली चलती है। एक बोलते हैं संघीय शासन प्रणाली या संघीय सरकार बोल लें, सरकार दो प्रकार की, संघीय सरकार और दूसरी राज्य सरकार। हालांकि स्थानीय सरकार भी है, लेकिन उसको हम राज्य सरकार के अंदर में ही लेते हैं, क्योंकि स्थानीय गवर्नमेंट क्या काम करेंगी, कैसे क्या चीज़ होगा, स्थानीय स्तर पे कैसे डेवलपमेंट होगा, ये सारा विषय जो है 29 विषय हैं स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत, जो कि मुख्यतः राज्य सरकार के अधीन ही आते हैं। इसलिए दो प्रकार की सरकार हुई, संघीय सरकार जिसको केंद्रीय सरकार भी कह देते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो स्टेट है, यहाँ पर जो राज्य है, इसका मतलब कि जो भारत के अंग हैं, स्टेट गवर्नमेंट। अब सरकार जो है दो पार्ट में बढ़ गई, तो हर एक सरकार की अपनी विधायिका, अपनी कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी नहीं होगी। हमारे देश में न्यायपालिका का एकीकृत ढांचा अपनाया गया है। इसका मतलब ये है कि संघ सरकार के पास तो लेजिस्लेचर होगा, विधायिका होगी जिसको संसद कहा जाता है, राज्य सरकार के पास भी लेजिस्लेचर होगी जिसको विधानसभा कहा जाता है, विधानमंडल कह लें, विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल के दो हिस्से होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। ऐसी संसद के दो हिस्से होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। लोकसभा में जनता के द्वारा प्रतिनिधि सीधा सीधा चुन करके जाते हैं, राज्य में विधानसभा में जनता के प्रतिनिधि जनता के द्वारा सीधा सीधा चुन करके जाते हैं, जबकि संसद में राज्यसभा के सांसद और राज्य में विधान परिषद के विधायक वो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने नहीं जाते हैं, बल्कि इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। यानी राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा के क्रमशः सांसदों और विधायकों का चुनाव जनता के द्वारा चुन करके होता है। तो लेजिस्लेचर हो गई, और कार्यपालिका यानी कि केंद्र सरकार के स्तर पे कार्यपालिका होगी, जिसका मुखिया, जो कार्यपालिकीय मुखिया है, वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री का एक कैबिनेट होता है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद जिसको बोलते हैं। मंत्रिपरिषद एक बड़ा गोला है और उसके अंदर में कैबिनेट जो है छोटा गोला है। कुल मिला करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो सलाह देती हैं प्रधानमंत्री को कि ये काम किए जाए, और उस हिसाब से काम किया जाता है। राज्य में जो एग्जीक्यूशन होता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा होता है, और मुख्यमंत्री के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन एनी स्टेट। लेकिन अब देखें फिर से, सरकार दो स्तरों में बढ़ गई, संघीय सरकार, राज्य सरकार। संघीय सरकार की जो लेजिस्लेचर है वो संसद है, राज्य सरकार की जो लेजिस्लेचर है यानी विधायिका जो है वो विधान मंडल है, जो कि दोनों में दो दो पार्ट में बटी है। हालांकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल 5-6 राज्य में है बस। लेकिन जो हमारी न्यायपालिका है, हमारी जो न्यायपालिका है वो ऐसा नहीं है कि संघ सरकार की अपनी न्यायपालिका है, राज्य सरकार की अपनी न्यायपालिका है, ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ पर न्यायपालिका का एकीकृत ढांचा अपनाया गया है। सबसे ऊपर ऐसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय। उसके अधीन लगभग हर राज्य में एक होती है उच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट्स। और हर हाई कोर्ट के अधीन यानी कि हर राज्य में कई सारे जिले होते हैं, तो उन जिलों में जो है छोटे मोटे विवाद को सुलझाने के लिए बनाया जाता है अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि कह लें कि सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कह लें उसको, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कह लें या सेशन कोर्ट्स कह लें। तो ये है हमारे न्यायपालिका का एकीकृत ढांचा। अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिकन सिस्टम ये है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं। हर स्टेट में, जैसे मान लो एक स्टेट ले लिए हम अलास्का ले लिए, या कोई दूसरा स्टेट ले लिए न्यूयॉर्क या कोलंबिया, कोई भी ले लिए, या टेक्सास मान ले लिए। टेक्सास एक राज्य लिए अमेरिका का, तो उस टेक्सास प्रांत में हाई कोर्ट होगा, उसका सुप्रीम कोर्ट होगा। यानी कि टेक्सास प्रांत के अंदर में जो भी नागरिक अधिकार या सरकार का क्रियाकलाप से संबंधित जो भी विवाद होंगे वो वहाँ की अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मतलब ये कि टेक्सास का विवाद जो है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। मतलब ये कि अमेरिका का अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, और अमेरिका के 50 राज्यों के हर राज्य में अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। यानी अगर किसी राज्य के हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो मान चले कि ये जो निर्णय दे दी उस राज्य की सुप्रीम कोर्ट, तो वो अंतिम निर्णय हो गया। यानी कि संघीय सरकार वहाँ पे इस प्रकार से है अमेरिका में। भारत भी एक संघीय देश वाला संघीय सरकार वाला देश है, अमेरिका भी संघीय सरकार वाला देश है। लेकिन वहाँ पर संघ मतलब ये हुआ कि राज्य को बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड किया गया है। सेंटर के पास जो है बहुत लिमिटेड पावर है, और राज्य के पास जो स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। जबकि भारत में सेंट्रल के पास जो है बहुत ज़्यादा पावर है, जबकि स्टेट्स के पास अपेक्षाकृत कम पावर है। कहीं अच्छा इसका ये मतलब हुआ कि अमेरिका में जो 50 राज्य बने हैं वो 50 राज्य एक संधि के द्वारा बने हैं, कि चलिए हम 50 राज्य मिल करके एक संयुक्त हो जाते हैं, संयुक्त होकर के एक राज्य बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे अमेरिका। तो नाम पड़ गया संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन भारत में जो 28 राज्य हैं ये किसी संधि का परिणाम नहीं है, बल्कि ये भारत के अभिन्न हिस्से थे पहले से भी। इसलिए भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन रहा तो उसके बाद कई सारे अलगाववादी लोगों का विचार जो है पनपा, पाकिस्तान हो गया, अलग हो गया। तो भारत में इस बात का डर था कि अगर राज्यों को ज़्यादा राइट्स दे दिए जाएंगे तो कहीं राज्य ऐसा ना हो कि वो अलग देश ही बनाने लगे। इसीलिए भारत में स्टेट्स को कम पावर दी गई है। जबकि अमेरिका में वहाँ के 50 राज्य खुद कहे कि चलो मिलके बना लेते हैं। अब कोई खुद ही अगर एक फेस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा कि चलो 10 लोग फ्रेंड मिल करके बना लेते हैं, और सभी लोग उसमें एडमिन हैं, तो जिसका मन कहे जब निकल जाए, जिसका मन कहे जब जोड़ ले। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसीलिए अमेरिका में स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी गई हैं, और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो कह दी वो टेक्सास के नागरिकों के लिए मान्य होगा। मतलब ये वहाँ पे टेक्सास का नागरिक अलग होगा, अमेरिका का नागरिकता अलग होगा। हमारे यहाँ पे एक नागरिकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। वहाँ पर होगा सिटीजन ऑफ टेक्सास एंड सिटीजन ऑफ अमेरिका। अगर आप अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं तो कहाँ रहेंगे? रह ही नहीं सकते हैं। अगर आप अमेरिका के नागरिक बन गए तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। आप अमेरिका कहाँ ढूंढेंगे? अमेरिका कहाँ पर है? अमेरिका है ही नहीं। अमेरिका तो 50 राज्यों का संघ है, तो उन 50 राज्यों में से कहीं ना कहीं जाएंगे। तो जिस राज्य में जाएंगे अमेरिका के, उस राज्य से भी नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी। यानी कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप एक नागरिकता प्रमाण पत्र बनवा लिए। नागरिकता प्रमाण पत्र क्या है? वो आपका जैसे वोटिंग जो वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, ये सब आपका जो है
नागरिकता प्रमाण पत्र है कि आप भारत के नागरिक हैं, वहां पे डुअल सिटीजनशिप चलता है, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप चलता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो राज्य की अलग, केंद्र की अलग नहीं है, बल्कि एकीकृत है। यानी कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट सपोज यहाँ पर कोई मामला आता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डिसीजन देती है, तो वो डिसीजन पूरे देश पर लागू होगा, केवल यूपी में नहीं लागू होगा। मद्रास हाई कोर्ट कोई डिसीजन देती है तो केवल तमिलनाडु में नहीं लागू होगा, वो पूरे देश में लागू होगा। और सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देती है तो वो भी पूरे देश में लागू होगा। हाई कोर्ट के किसी डिसीजन से यदि सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर के उस मामले को बुला सकती है, उस पर सुनवाई कर सकती है और हाई कोर्ट के डिसीजन को नल एंड वॉइड कर सकती है। ये अधिकार तो है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन एकीकृत ढांचा तो है कि किसी भी राज्य की हाई कोर्ट, मतलब राज्य की नहीं बोलना चाहिए, कहीं की भी हाई कोर्ट जो है डिसीजन दी पूरे देश पे लागू हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं एकीकृत न्याय प्रणाली, जो कि हमारे यहाँ पर चलता है। तो इस वाले में जो है इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में देखेंगे मूल अधिकार क्या है, फिर स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।